गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट वही खाता तथा लेखा शास्त्र और वही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है समायोजन, एडजस्टमेंट। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने अंतिम खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं, अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा आर्थिक चिट्ठा किस प्रकार बनाया जाता है को समझा। आज इस वीडियो में समझते हैं समायोजन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, सरल और स्पष्ट शब्दों में समायोजन से आशय ऐसे लेन देनों को अंतिम खाते में शामिल करना है जो लेन देन तलपट में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शामिल नहीं किए गए, ताकि व्यवसाय का सही लाभानी ज्ञात हो सके, व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात हो सके। प्यारे बच्चों, जब हम अंतिम खाते बनाते हैं तो जिस वर्ष का अंतिम खाते बना रहे हैं, जिस अवधि के लिए अंतिम खाते बना रहे हैं, उस अवधि के सभी लेन देनों को शामिल किया जाता है। अंतिम खाते तलपट के आधार पर बनाए जाते हैं और यह माना जाता है जिस अवधि के अंतिम खाते बनाए जा रहे हैं, जिस वर्ष के अंतिम खाते बनाए जा रहे हैं, उस वर्ष के सभी लेन देन तलपट में दिखाए गए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जो किसी कारणवश आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से छूट जाते हैं और उन लेन देनों को अंतिम खाते बनाते समय शामिल करना समायोजन कहलाता है। और इसके संबंध में जो लेखे किए जाते हैं, उन लेखों को समायोजन के लेखे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको समायोजन किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब ये जो समायोजन है, ये बहुत सारी समायोजनें हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे लेन देन होते हैं जो तलपट में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नहीं दिखाए गए। तो जानते हैं वो समायोजनाएं कौन कौन सी हैं। कुछ प्रमुख समायोजना इस प्रकार है। नंबर 1, अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। किसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक? जो माल वर्ष के अंत में बच जाता है या जिस अवधि के लिए हम अंतिम खाते बना रहे हैं, उस अवधि के अंत में जो माल बच जाता है, उस माल को क्या कहते हैं? हम अंतिम रहतिया कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो कम होता है उसके आधार पर किया जाता है। अंतिम रहतिया अगर समायोजनों में दे रखा है, तलपट बनाने के बाद उसका मूल्य पता लगा है, तो उसको हम व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। लेकिन यदि ये तलपट में दे रखा है तो समायोजन में नहीं दे रखा है। यदि तलपट में दे रखा है तो इसे केवल आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में नहीं दिखाएंगे। और इसके समायोजन का लेखा क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये समायोजन की एंट्री मुख्य जर्नल में होगी। दूसरा, आदत व्यय। आदत व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव। आदत व्यय क्या होते हैं? ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित हैं, जो देय तो हो गए हैं लेकिन उनका चालू वर्ष में भुगतान नहीं हुआ, उन व्यय को क्या कहते हैं? हम आदत व्यय कहते हैं। अर्थात जो बकाया व्यय हैं, जो देने बाकी हैं, उन व्ययों को, उन खर्चों को क्या कहते हैं? आदत व्यय कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं? इनको लाभानी खाता या व्यापार खाता बनाते समय संबंधित व्यय में जोड़ते हैं और दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, आदत व्यय क्या करते हैं? आदत व्यय को व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में या लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में जोड़ते हैं। अगर मजदूरी आदत है तो व्यापार खाते में जो मजदूरी दिखाएंगे आप उसमें जोड़ देंगे। अगर वेतन आदत है तो लाभानी खाते में जो वेतन दिखाएंगे उसमें जोड़ देंगे। और अगर वो मद है ही नहीं,
तो कहाँ दिखाएंगे, तो व्यापार खाते का डेबिट अगर व्यापार खाते से संबंधित है और लाभानी खाते से संबंधित तो लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। साथ ही जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो उसे दायित्व पक्ष में भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये देना बाकी है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दायित्व पक्ष में भी दिखाया जाएगा। यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तलपट में दे रखे हैं तो केवल आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, फिर इसे व्यापार व लाभानी खाते के संबंधित मद में नहीं जोड़ेंगे। और इसके समायोजन के संबंध में क्या एंट्री होती है, जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको डेबिट करेंगे और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करेंगे। मान लीजिए सैलरी है, सैलरी बाकी एक माह की, तो सैलरी अकाउंट डी आर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तीसरा पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं, ये अदत्त व्यय के उल्टे होते हैं। ऐसे व्यय जिसका अग्रिम भुगतान कर दिया गया है उन्हें क्या कहते हैं, हम पूर्वदत्त व्यय कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। आगामी वर्ष का पैसा हमने चालू वर्ष में उसका भुगतान कर दिया, तो ऐसे व्यय को क्या कहा जाता है, प्रीपेड अग्रिम व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस या पूर्वदत्त व्यय या अग्रिम व्यय कहते हैं। अग्रिम व्यय का लेखा किस प्रकार किया जाता है, अग्रिम व्यय को व्यापार खाते या लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में से घटाया जाता है। अगर संबंधित व्यय नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसे लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। ठीक, अगर संबंधित व्यय है, मान लीजिए किराया है और किराया पूर्वदत्त दे रखा है, तो किराए में से लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में घटा देंगे। और कहाँ दिखाएंगे, इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, असेट्स में दिखाएंगे। और अगर पूर्वदत्त व्यय तलपट में दे रखे हैं तो केवल इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, संबंधित व्यय में से इसे नहीं घटाएंगे। और इसकी एंट्री क्या होगी, जो भी एक्सपेंसेस है उसको क्रेडिट करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस या टू एक्सपेंसेस, मान लीजिए किराया ही है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट या टू रेंट। चौथी समझना है उपार्जित आय, इसे अदत्त आय भी कहते हैं। उपार्जित आय ऐसी आय जो कमा तो ली है, जो उपार्जित तो हो गई लेकिन प्राप्त नहीं हुई, इसे अर्जित आय भी कहा जाता है, एप्रूव्ड इनकम। तो ऐसी आय जो प्राप्य तो हो गई है, रिसीवेबल तो हो गई है, लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई है, उस आय को क्या कहते हैं, हम उपार्जित आय कहते हैं। क्या करते हैं उपार्जित आय का, यदि उपार्जित आय समायोजनों में दे रखी है तो लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में इसे जोड़ते हैं, और अगर संबंधित आय नहीं है, वो नहीं दे रखे, तो इसको लाभानी खाते क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। साथ ही इसे जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो संपत्ति पक्ष में भी दिखाएंगे। लेकिन अगर उपार्जित आय तलपट में दे रखी है तो फिर इसे लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में नहीं जोड़ेंगे, बल्कि सीधे इसे संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। अनुपार्जित आय, जिसे अग्रिम आय भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें एडवांस प्राप्त हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अग्रिम आय या अनुपार्जित आय कहा जाता है। जो अगले वर्ष से संबंधित है लेकिन चालू वर्ष में प्राप्त हो गई है, तो ऐसी आय को अग्रिम आय या अनुपार्जित आय, अनअक्रूड इनकम कहा जाता है। इसका लेखा किस प्रकार करते हैं, इसे लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में घटा देते हैं और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। संपत्तियों पर ह्रास, ह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। संपत्तियों पर ह्रास स्थायी संपत्तियों पर काटा जाता है। जब हम स्थायी संपत्तियां क्रय करते हैं और क्रय करने के बाद उनका प्रयोग करते हैं तो उनके मूल्य में कमी आ जाती है, और इस मूल्य में कमी को कहा जाता है ह्रास, कहा जाता है डेप्रिसिएशन कहा जाता है।
अर्थात स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी को ह्रास कहते हैं। यदि ह्रास समायोजन में दे रखा है तो उसे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। जिस परसेंटेज से दे रखा है उस परसेंटेज के हिसाब से जिस संपत्ति में दे रखा है उस संपत्ति पर निकालकर उसको हम कहाँ दिखाएंगे, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। और जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो संबंधित संपत्ति में से इस ह्रास की राशि को घटा देंगे। अगर ह्रास की राशि तलपट में दे रखी, समझने में नहीं दे रखी, तो केवल इसे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे और संपत्ति में से इसे फिर नहीं घटाएंगे। डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। डूबत ऋण क्या होता है, संदिग्ध ऋण क्या होता है? प्यारे बच्चों, जो पैसा डूब जाता है, जो देनदार से पैसा नहीं मिल पाता, उसे डूबत ऋण, अशोध्य ऋण कहते हैं। और अगर अशोध्य ऋण समायोजना में दे रखा है तो उसे क्या करते हैं, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। और साथ ही जब हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं तो देनदारों में से उसे घटाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ रुपया डूबने की संभावना होती है, कुछ परसेंट के हिसाब से देनदारियां संदिग्ध होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन या रिजर्व कहते हैं। क्योंकि पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि 5% 2% राशि देनदार से प्राप्त नहीं होगी, तो उसके लिए जो संचय बनाया जाता है, जो आयोजन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कहा जाता है। और इसे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। साथ ही इसे देनदारों में, जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो देनदारों में से इसे घटा देंगे। प्यारे बच्चों, कभी कभी संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान तलपट के क्रेडिट साइड में दे रखा होता है, तो इसे क्या करेंगे, या तो अशोध्य ऋण और ये जो प्रावधान जो समाज में दे रखा है उसको जोड़कर इसे घटा देंगे, या फिर इसके लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। इसमें दिखाएंगे लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे और इसका कुछ नहीं करेंगे। छूट के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। छूट के, अगर देनदारों पर छूट के लिए आयोजन दे रखा है समायोजना में, तो इसे कहाँ दिखाएंगे, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे और देनदारों में से घटाएंगे। अगर लेनदारों पर दे रखा है तो इसे लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे और जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो लेनदारों में से घटा देंगे। छूट के लिए जो आयोजन है वो डूबत ऋण तथा डूबत ऋण के लिए जो संचय है उसे घटाने के बाद जो राशि बचेगी उन देनदारों पर निकालेंगे। पूंजी तथा आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। वह धन जो व्यवसाय में लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं, और व्यापारी जब अपने निजी प्रयोग के लिए धनराशि या माल निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। और इस पे कभी कभी समायोजन में ब्याज दे रखा होता है। तो पूंजी पर जो पूंजी दिखा रखी है तलपट में, उस पूंजी पर ब्याज लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे और जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे पूंजी में जोड़ देंगे। और आहरण पर ब्याज लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे और जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो इसे पूंजी में से घटाएंगे या आहरण में जोड़ देंगे और आहरण पूंजी में से घटाया जाता है। 10वीं समझना है माल की असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस। कभी कभी क्या होता है, माल दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, रास्ते में माल आ रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, या गोदाम में आग लग गई या चोरी हो गई, तो ये जो माल नष्ट हो जाता है, जो खराब हो जाता है, तो इससे जो हानि होती है उसे क्या असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो जितने का माल, इतने की लागत का माल जो कम हुआ है, जो नष्ट हुआ है, जो खराब हुआ है, जो माल जल गया है, उसको क्या करते हैं, परचेज में से घटा देते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसे परचेज में से कम कर देंगे। यदि माल का बीमा करा रखा है तो जो बीमे की राशि है उसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। और ये जो अंतर है, मान लीजिए 10,000 का माल था और 3,000 रुपये बीमा कंपनी से मिल गए, तो ये 7,000 रुपये की जो हानि है वो लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाएगी। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण समायोजनाएं थी और बहुत सी समायोजना हैं।
आप उसको किताब में पढ़ लीजिए। और कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।